नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आज खास एपिसोड में। हमारा प्रभु से खास बात एवरी सैटरडे हम 12 बजे हाजिर होते हैं आपको अवेयर और एजुकेट करने के लिए। आज भी हमारा वही सिलसिला है। यह जो प्लेटफॉर्म है, आज इसका एपिसोड है 206 और हमारे खास स्पीकर एडवोकेट नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है। तो आपका स्वागत है सर। और आप एक अलग सब्जेक्ट पे, एक अहम सब्जेक्ट पे, जब मुंबई में रीडेवलपमेंट का जोर है और रीडेवलपमेंट पे रिलेटेड हमारी जो सरकार है, मतलब पिछली जो सरकार बात करेंगे, देवेंद्र फडणवीस अभी आ गए सरकार में, उन्होंने शपथ ले ली, मुख्यमंत्री बन गए, तो कुछ होगा आने वाले दिनों में सेल्फ रीडेवलपमेंट पे, वन विंडो, बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो अब लोग वो उम्मीद भी करेंगे, वोट तो दिए उनको, सरकार तो मेजोरिटी से बना दी, स्पष्ट बहुमत है, 5 साल के लिए कोई कंडीशन नहीं। तो रीडेवलपमेंट में भी काफ़ी जोर पकड़ेगा। और डीम कन्वेंस ऐसा कानून है, डीम कन्वेंस के फेवर लिए हुए एक हाई कोर्ट का एक अहम ऑर्डर है, GR ऑर्डर है, उस पर भी हम बात करेंगे एडवोकेट नरेश सर से। तो सर आपका स्वागत है और हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्रभु से खास बात अवेयर और एजुकेशन के लिए हम जो करते हैं, वो महासेवा हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के सानिध्य में, नेतृत्व में, और MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस के संयुक्त गठबंधन में। तो ये आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स भी करें। और आपको ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे, आपके सवाल जवाब भी होंगे, तो सवाल पे भी हम आपको लेंगे। तो ये हम खास कुछ कारणों से ये पूरा एपिसोड हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, ताकि लाइव नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं। स्वागत है एडवोकेट नरेश भाई साहब आपका। और नरेश भाई सर के बारे में बता दूं, लगभग महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी और रमेश प्रभु जी की टीम में खास हैं, लीड करते हैं, और लगभग कम से कम 16 साल का एक्सपीरियंस है इनको, हाई कोर्ट का, कोऑपरेटिव कोर्ट का, और तमाम जो विषय होते हैं सहकार क्षेत्र में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड लिटिगेशंस वगैरह, तो वो इस विषय पर बताने जाएंगे आपको डीम कन्वेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। हाउसिंग सोसाइटी जब आपका रीडेवलपमेंट में जाती है, उसका अधिकार चाहिए, उसको ज़मीन पर ज़मीन लैंड का भी अधिकार होना ज़रूरी है। और वो लैंड का फ्लैट के साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भरते हो, तो स्टैम्प ड्यूटी भरने के साथ साथ आपका फ्लैट का स्ट्रक्चर का तो आपका अधिकार हो गया, लेकिन उस लैंड का, उस ज़मीन का भी आपको अधिकार मिले, वो कानून होता है कन्वेंस और डीम कन्वेंस। तो डीम कन्वेंस सरकार ने कब बनाया, कैसे बनाया, और आज तक कितने सारे सोसाइटी को उसका अधिकार मिला और बहुत सारी सोसाइटी को मिल रहा है। तो डीम कन्वेंस का इम्पोर्टेंस क्या है सर, और हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया लेटेस्ट में अभी, वो किस तरह से फेवर करता है डीम कन्वेंस का। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सुनील शर्मा जी। आज एक और बार आपने मुझे एक मौका दिया कि डीम्ड कन्वेंस के बारे में आप महाराष्ट्र सोसाइटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं और इंडिविजुअल मेंबर हैं उनको एक थोड़ा सा जानकारी देने का एक मौका दिया है। इससे पहले भी मैंने बहुत बार डीम्ड कन्वेंस के बारे में सेमिनार्स में मैं ज्वाइन हुआ हूं और आपके यहाँ पर इस मंच पर भी दे चुका हूं, और एक और बार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीम्ड कन्वेंस, ये डीम्ड कन्वेंस हालांकि हाउसिंग सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी है, कंडोमिनियम है, कंपनी है, जिसने हाउसिंग सोसाइटी बनाया है, कंपनी बनाया है, कंडोमिनियम बनाया है, तो उनको वो डीम्ड कन्वेंस ले सकते हैं। अच्छा। डीम्ड कन्वेंस मतलब, डीम्ड कन्वेंस शब्द ये कायदे में इंक्लूड किया गया है सेक्शन 11(3) में। मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटी जब स्थापन करते हैं, लोग बिल्डर से फ्लैट परचेज करते हैं और बिल्डर से फ्लैट परचेज करके अपना एक संस्था बनाते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं या कंपनी बनाती है, या अगर समझो कंडोमिनियम बनाते हैं अपना बिल्डिंग का मैनेजमेंट करने के लिए। कोई कई जगह पर कंडोमिनियम बना हुआ है, कोई जगह पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है, कोई जगह पर कंपनी बनाया हुआ है। उनको जो जिस प्रकार से सुविधा है, उनको उनके लिए जो सुविधा है उस प्रकार से उन्होंने अपना लीगल बॉडी बना के लिया है। बिल्डर फ्लैट बनाता है, किसी और का ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट राइट लेता है, डेवलपमेंट राइट ले करके बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बना के फ्लैट अलग अलग आदमियों को सेल करता है, सेल करता है। ये प्रक्रिया जो है, एक महाराष्ट्र सरकार ने एक कायदा बनाया, उस कायदे के अंतर्गत कंट्रोल्ड है। दैट इज, आज रेरा है, बट रेरा आने से पहले, रियल एस्टेट रेगुलेशन आने से पहले महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट था। और महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है कि 2017 में थोड़ा सा, मतलब अमुक नंबर कि आपने 2017 से पहले 60 नंबर यूनिट आपने सेल कर दिया, तो आपको अपना लीगल बॉडी बनाना है। ये एक बंधन कारक है प्रोमोटर के ऊपर कि आप लीगल बॉडी बनाओ। जैसा कि तीन प्रकार के लीगल बॉडी मैंने आपको बता दिया, कंपनी है, कंडोमिनियम है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और एक बार लीगल बॉडी बना दिया
और आपका बाकी का फ्लैट बिका या नहीं बिका, तो उसका 4 महीने के बाद आपने अपना अग्रीमेंट के अंदर रूल सेक्शन 11 को और एक रूल भी दिया हुआ है, रूल 9 में इस प्रकार का प्रावधान दिया है कि अगर आपने एग्रीमेंट के अंदर अग्री किया है कि अगर समझो सोसाइटी हो गया 1 साल के बाद हम करेंगे या 2 साल के बाद करेंगे, तो इस प्रकार का कोई अग्रीमेंट आपका ऑलरेडी हुआ है तो उस अग्रीमेंट के मुताबिक होगा। अगर अग्रीमेंट के अंदर कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशन अग्री नहीं किया है, तो इन दैट इवेंट रूल 9 विल प्रिवेल अपॉन। रूल 9 के मुताबिक आपको 4 महीने बाद, जिस दिन सोसाइटी हो गया उसका 4 महीने के बाद सोसाइटी जो है हकदार हो जाती है जमीन के लिए। अच्छा, जो जमीन है आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बिल्डर को, डेवलपर, बिल्डर एंड लैंड ओनर, प्रोमोटर मतलब बिल्डर भी हो गया है, जो डेवलपमेंट करते हैं वो डेवलपर भी आ गया, और लैंड ओनर, इन दोनों को मिला के प्रोमोटर का डेफिनेशन में प्रोमोटर का जो डेफिनेशन लिखा है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट में, ये दोनों जन आते हैं और उनका अजाइनीज भी आते हैं, उनके लीगल हेयर्स भी आते हैं। सपोज समझो कि जमीन मालक मर गया, उनका लीगल हेयर्स आ गए, या अगर समझो एक डेवलपर ने अपना डेवलपमेंट राइट्स लिया था, फर्दर अजाइन कर दिया, तो उसका अजाइनी भी आ जाता है। तो इस प्रकार का एक वाइड डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये लोग सब लायबल है कि जमीन हस्तांतरण करने के लिए। अब 4 महीने के बाद नहीं दिया तो सोसाइटी क्या कर सकती थी? 2008 से पहले उनके पास क्या क्या, 2010 से पहले उनके पास क्या क्या अधिकार था? सिविल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने फ्लैट परचेज किया, एक एग्रीमेंट बनाया, बिल्डर ने एग्रीमेंट बना के आपको फ्लैट सेल कर दिया और रहने के लिए दिया, तो आपने उनको पेमेंट कंसिडरेशन दिया, पोजेशन मिला। सो दिस इज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिविल कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन है। यू कैन ऑलवेज, द सोसाइटी और द लीगल बॉडी वो एक सिविल कोर्ट में एक केस दाखिल कर सकती है और वहाँ से अपना रिलीफ मांग सकती है कि जैसा कि बिल्डर ने उसके ऊपर एक जो बंधन कारक था, एक अपना लीगल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मतलब कायदे के अनुसार उनको जो एक बंधन रखा है कि उनको ज़मीन हस्तांतरण करना चाहिए, तो वो नहीं किया और कोर्ट के ज़रिए हम उसका रिलीफ मांगेंगे और उस प्रकार का वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। और फ्लैट परचेजर अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हैं, सो वो कंज्यूमर भी माना जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, एंड वो कंज्यूमर कोर्ट में भी अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। कोई एक जगह पर कर सकते हैं कि आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जाओगे, आप सिविल कोर्ट में भी जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पर आप एप्लीकेशन करोगे, कंज्यूमर में या डिप्टी रजिस्ट्रार, कंज्यूमर या सिविल कोर्ट। ये 2010 की पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन 2010 के बाद एक और प्रावधान ला दिया कि सेक्शन 11(3) में इस प्रकार का प्रावधान है कि 4 महीने बाद आपको अपना हक, जमीन में जिस प्रकार का हक है, जमीन में जिस प्रकार का हक मतलब कोई भी सोसाइटियों का जो जमीन मालक है उनका लीज होल्ड राइट ही था, तो वो लीज होल्ड राइट ही ट्रांसफर करेंगे। या अगर कोई सोसाइटी का जमीन मालक के पास फ्री होल्ड राइट है तो उनको फ्री होल्ड राइट्स ट्रांसफर करना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रावधान है। तो 4 महीने बाद प्रोमोटर्स जो है तो अपना हक जो है, अपना जो हक है वो सोसाइटी के नाम पे हस्तांतरण करना चाहिए। तो ये कायदे में है। एंड 2008 से पहले बहुत सारा सोसाइटियों को जानकारी भी नहीं था कि हम फ्लैट हमने परचेज किया है, हमने फ्लैट परचेज किया है तो फ्लैट में रहने लगे, तो उनको ये भी जानकारी नहीं है कि ये जमीन किसका है, जमीन सोसाइटी का है क्या, या इस जमीन का हम भी मालक है क्या, हम मालक बनने वाले हैं क्या, इस प्रकार का भी एक अंदाजा नहीं था। और उस वजह से बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों ने कन्वीनियंस नहीं लिया। अगर हालांकि अब अगर आप देखोगे कि फर्स्ट जनरल बॉडी होती है, जैसा 60% यूनिट बिक गया और उसके बाद आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के बाद एक आपको जनरल बॉडी बनाना पड़ता है, प्रोमोटर को एक जनरल बॉडी बनाते हैं, वहां पर कौन कमिटी है, मतलब फ्लैट परचेजर है, उसमें से एक जन को 8 या 9 लोगों को एक कमिटी मेंबर बना देते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी ये सब पढ़ के। तो उसके बारे में हम अलग टॉपिक के अलग इसमें चर्चा करेंगे, बट इतना समझ लीजिए फर्स्ट जनरल बॉडी बनती है, वहां पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है और उस जनरल बॉडी का 8-10 मुद्दे रहते हैं। उस मुद्दे में एक मुद्दा यह है कि कन्वीनियंस लेना चाहिए करके, एंड लोगों के पास जानकारी नहीं है कन्वीनियंस क्या है, तो उसके बारे में विस्तार में कोई बताने वाला नहीं है, बताया नहीं है, जानकारी नहीं है, तो किसी भी प्रकार का उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी अभी काफी सारी अवेयरनेस हो रहा है, नहीं हुआ। इस वजह से वो भी एक रीजन है। एंड
उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा 2008 में, उस समय का महाराष्ट्र सरकार ने देखा कि हाउसिंग सोसाइटी है उनके नाम पे, कि ज़मीन जो हस्तांतरण होना चाहिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट के मुताबिक, बट हुआ नहीं है। तो कायदे का अवलोकन करते हुए उन्होंने ये समझा कि ये बाय डिफॉल्ट तो होना ही चाहिए, बराबर। तो जब बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए तो कोर्ट कचहरी ज्यादा क्यों होना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी, कि मुझे ये मंशा ये लगा कि अगर समझो अगर कोई भी सोसाइटी है, अगर समझो आज जो सिविल कोर्ट है, सिटी सिविल कोर्ट है या कंज्यूमर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उनके पास केसेस ऑलरेडी लोडेड है, आई मीन दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद लॉट्स ऑफ मतलब केसेस। तो अगर ये भी अगर हर हाउसिंग सोसाइटी चली गई, अगर समझो महाराष्ट्र में मुंबई में लाखों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियां हैं, तो उनका भी अगर पिटिशन उधर दाखिल हो गया तो नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होगा और उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए वो और उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो ये अवलोकन करते हुए कि जब कायदा बोलता है कि ट्रांसफर होना चाहिए, तो उन्होंने एक फास्टेस्ट रेमेडी ला दिया कि डीम्ड कन्वेंस। फास्टेस्ट रेमेडी ला दिया डीम्ड कन्वेंस। सेक्शन मोफा का कायदे को अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करके वहां पर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट किया और एग्जिस्टिंग रेमेडी थी जहां पर बिल्डर ने और लैंड ओनर ने जमीन हस्तांतरण नहीं किया, तो उसको एक एडिशनल रेमेडी ला दिया कि डीम्ड कन्वेंस, कि अगर समझो आपका हाउसिंग सोसाइटी को कोई कन्वेंस वगैरह नहीं दिया जमीन मालक, या अगर बिल्डर ने नहीं दिया, प्रमोटर ने नहीं दिया, तो आप डीम्ड कन्वेंस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि मुंबई में 4 विभाग किया है, मुंबई में 4 डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है, डिवीजन वाइज किया हुआ है, बोरीवली तालुका के लिए अलग, अंधेरी तालुका के लिए अलग, मुंबई डिवीजन के लिए, मुंबई सिटी के लिए अलग और ईस्टर्न सबर्ब्स के लिए अलग। तो इस प्रकार का 4 डीडीआर अलग अलग अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सोसाइटीज ज्यादा है, तो वो लोड ज्यादा समझ के उन्होंने 4 डीडीआर को मतलब उसको डिवाइड किया हुआ है। बट अगर अदर देन मुंबई अगर आप देखोगे, डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है, उनके थ्रू ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को कन्वेंस मिलेगा। तो भी डीम्ड कन्वेंस, तो ये 2008 में इसका जो कायदे में बदलाव हुआ था और 2010 में इसका रूल फ्रेम हो गया और 2010 के बाद बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वेंस का प्रक्रिया चालू हो गया कि अंडर नॉन कोऑपरेशन मतलब डीम्ड कन्वेंस। अगर समझो जमीन मालक तैयार है और बिल्डर भी तैयार है, आपका हाल ही में बना हुआ सोसाइटी है, तो बहुत आसान है आपको कन्वेंस लेने का। आपको इतना डीम्ड कन्वेंस में नॉन कोऑपरेशन में जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर समझो बहुत पुराना सोसाइटी है, जमीन मालक कहाँ पर है पता नहीं है, बिल्डर कहाँ पर है पता नहीं है, उनका बिल्डिंग उनका फर्म जो है वो डिसॉल्व हो चुका है और जमीन मालिक मर गया है और उनके 10-15 लीगल हेयर है, कौन कहाँ पर रहता है हमको उनका जानकारी नहीं है, उनका पता हमें मालूम नहीं है। तो इन दैट इवेंट डीम्ड कन्वेंस इज एक बून, एक वर बोला जाता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक रामबाण कि आपको कन्वेंस नहीं मिल रहा है, आपको लैंड ओनर नहीं मिल रहा है, जमीन मालक कहाँ पर है मालूम नहीं है, उसका लीगल हेयर कहाँ पर है मालूम नहीं है, तो बिल्डर नॉन कोऑपरेटिव है, तो हर चीज का एक कन्वेंस को लेने के लिए एक रामबाण है डीम्ड कन्वेंस। तो आप डीम्ड कन्वेंस में जाकर के आप एक लिमिटेड पीरियड के अंदर, तो मैं रोजी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ, एक मेरा तजुर्बा के मुताबिक मैं बोलता हूँ कम से कम 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर अगर आपका सही डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल है हर एक डिपार्टमेंट में, तो 1.5 से 2 साल के अंदर आप अपना कन्वेंस का जो प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हो। तो अगर डीम्ड कन्वेंस के जरिए अभी ये नॉन कोऑपरेटिव, तो अगर समझो जहाँ पर बिल्डर ने दिया नहीं है, जमीन मालक कोऑपरेटिव नहीं है, बिल्डर कोऑपरेटिव नहीं है, तो इन दैट इवेंट हमें एक एप्लीकेशन, पहले एक अपने को एक कॉज ऑफ एक्शन मिलना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाने के लिए, कि हमें उधर केस फाइल करने के लिए भी हमें एक कॉज ऑफ एक्शन चाहिए। तो कॉज ऑफ एक्शन कैसे मिलेगा, तो एक हम लीगल नोटिस सर्विस करेंगे जमीन मालों को, और जो हमारे पास लास्ट नोन एड्रेस है, हमारा एग्रीमेंट के अंदर उनका एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर हम नोटिस इशू करेंगे। वो नोटिस अगर समझो सर्विस स्पीड पोस्ट के जरिए भेजना पड़ता है, स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा, एंड वहां पर हम बिल्डर को और लैंड ओनर को हम कि एक टाइम लिमिट देंगे कि हम 15 दिन के अंदर आप हमारा कन्वेंस का प्रक्रिया चालू करो और कन्वेंस दे दो। तो इस प्रकार का एक उनको नोटिस दिया जाएगा और वो नोटिस सर्विस हो गया तो वेल एंड गुड, रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई नहीं मिला, नहीं मिला, या अगर समझो आपका जो सर्विस
हुआ नहीं हुआ, बिल्डर लैंड ओनर इज नॉट ट्रेसेबल, इस प्रकार का कभी कभार आपको रिप्लाई भी मिल जाता है, तो वो आपको एक कॉज ऑफ एक्शन देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाने के लिए, और वहां पर आप बाकायदा डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन जो है आप अपना दर्ज कर सकते हो। तो अभी ये डीम्ड कन्वेंस का एप्लीकेशन को आप कोई भी एक कोर्ट में जाते हो, कोई भी एक एप्लीकेशन है, तो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी से अगर हम रिलीफ चाहते हैं, अगर उसमें एक कोर्ट फी भरना पड़ता है, बट यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी एक ऑब्लिगेशन है, जमीन मालिक का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उनको ट्रांसफर करना चाहिए था बट किया नहीं, तो इसके लिए एक मिनिमम कोर्ट फी रखा हुआ है 2000 रुपया। मुझे तो लगता है ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 2000 एक छोटी सी अमाउंट है, और हर कोई सोसाइटी जो है वो अफोर्ड कर सकती है, मतलब दे सकती है, राइट। प्रक्रिया आसान हुआ है, डिटेल में मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, एंड एक उसी एप्लीकेशन के फॉर्म के मुताबिक हमें पार्टीज बनाना है, लैंड ओनर को पार्टी बनाना है, बिल्डर को पार्टी बनाना है, सोसाइटी एप्लीकेंट होगी, तो कौन सा जमीन के ऊपर हमारा बिल्डिंग खड़ी है, सीटीएस नंबर क्या है, अगर सीटीएस नंबर नहीं है, सर्वे नंबर है, सर्वे नंबर नहीं है, तो अगर समझो टाउन प्लानिंग स्कीम में टाउन प्लानिंग स्कीम ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, तो टाउन प्लानिंग स्कीम नंबर रहेगा, राइट। तो इस प्रकार का कैडेस्ट्रल ओसी भी पहले कंपलसरी हुआ, यस ओसी भी कंपलसरी था, मैं आपको चर्चा करता हूँ। यस, सो ये सब डॉक्यूमेंट हमें पहले पता लगाना पड़ेगा, राइट। ये सब पता लगा लिया कि हमारा जमीन मतलब हमारा बिल्डिंग कौन सा जमीन के ऊपर खड़ी है, वो तो एक तय हो गया। तो अगर समझो कि अगर लेआउट प्लॉट में है, तो हमारा बिल्डिंग में कितना एफएसआई यूज हुआ है, तो बिल्डिंग प्लान के मुताबिक आपको एक कोई भी एक आर्किटेक्ट उनके थ्रू आप मदद लेके कि हमारा बिल्डिंग में कितना एफएसआई यूज हुआ है और हम कितना जमीन के लिए हकदार है लेआउट प्लॉट में से, और आरजी में हमारा कितना हक बनता है। तो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट आप ले करके उसको आधार बना के आप जमीन कितना जमीन लेना चाहते हो वो एप्लीकेशन में आप लिख के मेंशन करके आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। अब इसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका सोसाइटी है करके प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी का, वो हमें अटैच करना पड़ेगा, बराबर। कौन सा जमीन के ऊपर हमारा बिल्डिंग खड़ी है, इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टी कार्ड देना पड़ेगा। सर्वे नंबर है तो सर्वे नंबर तलाटी ऑफिस में से हमें 7/12 उतारा लेना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ने पर उसमें एक और डॉक्यूमेंट बनता है कि गांव नमूना 6, मतलब ये जर्नल एंट्री, किस आदमी से किस आदमी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, तो ये जर्नल एंट्री भी अपने को जरूरत पड़ने पर लेना पड़ेगा। सिटी सर्वे मैप लेना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट ले करके उसके बाद आपका जो एक अग्रीमेंट बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट बना हुआ है, बिल्डर ने फर्स्ट फ्लैट परचेजर को, कोई भी एक फ्लैट परचेजर को 100 फ्लैट बेचे होंगे, कोई भी एक फ्लैट का फर्स्ट एग्रीमेंट आप रिलाई कर सकते हो। रिलाई करके आप अपना एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। इन एडिशन टू दैट क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, बिल्डिंग प्लान लगेगा। तो ये बिल्डिंग प्लान, फिर बाद में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। और इसके अलावा और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट, समझो जमीन मालक अलग है, बिल्डर अलग है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ रहेगा, तो वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट को भी आप अगर आप उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन अग्री किया है, तो अगर उसमें से भी कोई एक पॉइंट रिलेवेंट है तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन में आप सब पॉइंट्स बना के वहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट लगता है कि लिस्ट ऑफ मेंबर्स लगता है, सोसाइटी का एक रेजोल्यूशन लगता है, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन चाहिए, वो भी कमेटी का नहीं है, जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन लेकर के आप अपना एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। एक बार एप्लीकेशन फाइनल कर दिया, चेयरमैन, सेक्रेटरी या ट्रेजरर या कोई 2 जन को अपॉइंट किया, तो कोई 2 जन एप्लीकेशन साइन करेंगे, जिस प्रकार से मैंडेट दिया है सोसाइटी ने उस प्रकार से एप्लीकेशन साइन करोगे और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आपको नोटरी करना है, नोटरी करके आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे। एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उसके बाद 15 दिन के अंदर एक स्क्रूटिनी फॉर्म आएगा कि ये अमुक डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, आप अमुक डॉक्यूमेंट दे दो। या अगर समझो आपने डॉक्यूमेंट सही तरीके से दिया हुआ है तो फिर हियरिंग चालू होगा, और हियरिंग चालू होने के बाद, हियरिंग चालू होने से पहले एक पब्लिक नोटिस इशू होता है। अगर आप कोर्ट में जाते हो या अगर समझो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, वहाँ पर सामने वाले पार्टी को नोटिस सर्विस होना चाहिए। अच्छा। कि उनको अगर समझो नोटिस सर्विस नहीं हुआ तो कोर्ट में कोई आगे प्रकरण चलेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट हियरिंग का ही नोटिस जो है ना, पब्लिक नोटिस छपा जाता है, तो आगे आपका मैटर जो है वो चलते रहेगा। तो ये एक इसकी खूबी है।
सर इसमें Deemed conveyance। स्टेज हो, डीम कन्वेंस में स्टेज वाइज होते होंगे, 4 स्टेज 5 स्टेज, किस तरह से स्टेज वाइज? यस, ये पहला स्टेज है। अगर आपको स्टेज बोलने के लिए जाऊं, मेरे अनुसार ये पहला स्टेज है, सबमिशन, ऑर्डर लेने का। बराबर है। तो एक आपका हियरिंग चालू हो गया, सामने वाला आदमी आके रिप्लाई फाइल करेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा कि मतलब आपने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, कि क्रॉस एग्जामिनेशन का एक आपके पास जो है आप सबमिट कर दो, आपके पास एक पड़ाव है अगर आप कोर्ट में जाते हो। यहाँ पर उस प्रकार का नहीं है, राइट। तो एक सिंपल का क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेगा और एक 6 महीने के बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगा कि जो जितना डॉक्यूमेंट मेरे सामने सबमिट किया है, जो एग्रीमेंट बना है, उस एग्रीमेंट को आधार करते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये सोसाइटी को अमुक एरिया करके ये डीम्ड कन्वीनियंस देने में किसी भी ये फिट केस है। तो इस प्रकार का एक ऑर्डर पास होता है, ये डीम्ड कन्वीनियंस का ऑर्डर। एंड एक फर्स्ट स्टेज है, क्या ये ऑर्डर सफिशिएंट है क्या कि आपको टाइटल देने के लिए? आंसर इज नो। इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, जैसा कि आप डीड ऑफ कन्वीनियंस बनाओगे, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक कि एक डीड बनना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होता है, अगर हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके कंसेंट फाइल करते हैं कि ये कंसेंट इटसेल्फ ऑपरेट हैज अ कन्वीनियंस करके, तो वो फर्दर कोई डॉक्यूमेंट बनाने का जरूरत नहीं। बट यहाँ पर जो है एक तरफा ऑर्डर पास हो जाता है, कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर होने के बाद आपको डीड ऑफ कन्वीनियंस बनाना ही पड़ेगा। एक बार डीड ऑफ कन्वीनियंस बनाएंगे और आप सोसाइटी का जनरल बॉडी में उसको अप्रूवल लोगे। जनरल बॉडी का अप्रूवल लेने के बाद फिर आप फर्दर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल के लिए उनके पास सबमिशन करोगे। और एक बार उनका अप्रूवल मिल गया, वो अप्रूवल के साथ वो डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे कि आपने जो डीड ऑफ कन्वीनियंस बनाया हुआ है वो ऑर्डर के बेसिस के ऊपर है या नहीं है, ऑर्डर के आधार के ऊपर है या नहीं है, या कहीं आपने ज्यादा ही जमीन लिख दिया उसके अंदर डीड ऑफ कन्वीनियंस के, वो प्रॉपर है कि नहीं। कहीं भूल चूक से भी होता है, कहीं इंटेंशनली भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको सील मार के एक लेटर देते हैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स को कि आप ये डीड ऑफ कन्वीनियंस को एजुडिकेशन करो, इसके ऊपर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो उसका एक निर्णय आप, ये सेकंड स्टेज है। ड्राफ्टिंग ऑफ डीड ऑफ कन्वीनियंस एंड एजुडिकेशन, ये सेकंड स्टेज है। एक बार डीड ऑफ कन्वीनियंस कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास जाता है एंड कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स हर एक जन का एग्रीमेंट को वेरीफाई करते हैं। हर एक जन का एग्रीमेंट को वेरीफाई करके कितना स्टैम्प ड्यूटी भरा है, आज का मार्केट वैल्यू के ऊपर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है, एंड कायदे के अनुसार सेक्शन 4 और आर्टिकल 25 ये कंसिडर करके एक डिमांड नोटिस दिया जाता है। अगर समझो हर एक जन ने अपना अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है और 2012 के बाद सेल हुआ है अगर कोई, तो उन्होंने अपना चेन ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, और 2011 में जो मेंबर था उन्होंने भी अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा है या नहीं भरा है, ये खातरी कर लेते हैं। अगर समझो कोई 2011 में जो मेंबर था उन्होंने अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा, वो एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी आज डीड ऑफ कन्वीनियंस के ऊपर लिया जाएगा, या उनको एक चांस भी दिया जा सकता है कि अपना एग्रीमेंट के ऊपर भर लो, राइट। तो हाँ, तो ये एक बार हो गया। तो अगर समझो हर एक जन ने अपना अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, तो कन्वीनियंस डीड, नंबर ऑफ फ्लैट है 100 फ्लैट है तो 10,000 रुपये स्टैम्प ड्यूटी आएगा, और हर एक जन ने अपना एग्रीमेंट को रजिस्टर किया है तो 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आएगा। एंड एक बार एजुडिकेशन हो गया, सोसाइटी ने अपना स्टैम्प ड्यूटी भर दिया, फिर डॉक्यूमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा कि वापस डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे एंड सोसाइटी साइन करेगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाएगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है वो क्लास 1 अधिकारी है, क्लास 1 ऑफिसर है, तो उनको रजिस्ट्रेशन में आने का कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको एक एग्जेम्पशन दिया है एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्जेम्पशन दिया है, उनका गैर हाजिरी में भी वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा कायदे के अनुसार। और उसके बाद आपको नेम चेंज के लिए सिटी सर्वे ऑफिस, अगर समझो आपका जो एरिया का ज़मीन है वो आपका सिटी सर्वे हुआ है, CTS नंबर हुआ है, तो आपको सिटी सर्वे में एप्लीकेशन करना है, थर्ड स्टेज। या अगर समझो सर्वे नंबर के ऊपर ही है आपका, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में वहाँ पर अभी तक CTS होना बाकी है, सिटी सर्वे ऑफिस या सिटी सर्वे नंबर्स ग्रांट करना बाकी है, तो वहाँ पर सर्वे नंबर में आप तहसीलदार ऑफिस में अपना एप्लीकेशन दे दोगे, तलाटी ऑफिस में, और अपना नाम चेंज कर लोगे। सो ये पूरा जो प्रक्रिया बताया मैंने अभी डीम्ड कन्वीनियंस को लेकर के, जहाँ पर अगर समझो लैंड ओनर और बिल्डर तैयार है तो और आपका काम आसान है।
वो लिमिटेड पीरियड 3 से 6 महीने के अंदर हो सकता है। और हमने बहुत सारा सोसाइटियों को 3 से 6 महीने के अंदर जहाँ पर ज़मीन मालक तैयार है, कुछ सोसाइटियों का केसेस में समय ज़्यादा लगा है क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपना मेंबर्स ने अपना कंप्लायंस नहीं किया था, स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी, तो समय लगा हुआ है। बट अदरवाइज 3 से 6 महीने के अंदर जहाँ पर लैंड ओनर्स तैयार है, बिल्डर्स तैयार है, तो हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीम्ड कन्वेंस। बरोबर शर्मा जी। बिल्कुल सर, डीम कन्वेंस जैसे बताया आपने कि डीम कन्वेंस एक और ऑर्डर को भी मैं चर्चा जो ऑर्डर तो आपका एक क्वेश्चन हाई कोर्ट का एक अभी हाल ही में एक ऑर्डर आया है जो डीम कन्वेंस जैसे कानून को फेवर करता है। हम एक छोटे से वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद इस ऑर्डर हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे बात करेंगे और नरेश सर से और जानेंगे कि नरेश सर के गाइडलाइन में रमेश प्रभु जी की गाइडलाइंस में कितने अभी तक डीम कन्वेंस के केसेस किए और किस तरह से आगे भी आने वाली सोसाइटी जो करीबन 1.25 लाख हाउसिंग सोसाइटी लगभग महाराष्ट्र में, वो भी डीम कन्वेंस के जरिए अपना ज़मीन का मालिकाना हक ले सकती है और रीडेवलपमेंट में जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डीम कन्वेंस कितना महत्वपूर्ण कानून है जो आपकी ज़मीन का मालिकाना हक भी दिलाते हैं। आपने फ्लैट के जरिए स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन तो दे दिया, लेकिन वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी, लेकिन उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ज़मीन के मालिक अभी नहीं हुए, तो उसका एक मजबूत कानून है डीम कन्वेंस जो 2010 को आया, जिसे महाराष्ट्र में मराठी में बोलते हैं मानव अभी हस्तांतरण। तो ये किस तरह का प्रोसेस है आपने समझा होगा। अब इससे रिलेटेड एक हाई कोर्ट का एक हाल ही में ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर है, किस तरह से डीम कन्वेंस को फेवर करता है, नरेश सर प्लीज़ बताइए, एक्सप्लेन कीजिए ऑर्डर क्या है वो। ओके, अभी एक हाल ही में एक रिट पिटिशन फाइनल हुआ, मतलब फाइनल ऑर्डर आ गया। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने ये व्यू लिया कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वीनियंस जो है कि बिल्डिंग इलीगल है, या अगर 5वां माला इलीगल है, 6वां माला इलीगल है, तो इस कारण की वजह से कहीं ना कहीं रुका हुआ था एंड हुआ नहीं था। बट ये एक बहुत ही वेलकम, मतलब सुस्वागत करने लायक एक जजमेंट है। तो इसमें और भी बहुत सारे सोसाइटियों को जहां पर बिल्डर ने गलत किया है, एक फ्लैट एडिशनल बांध दिया या एक फ्लोर एडिशनल बांध दिया और वहां पर कोई कमेंसमेंट नहीं है, तो या अगर समझो बिल्डिंग फ्लोर इलीगल है, तो इस प्रकार का बहुत सारे हुआ रहेगा। तो वो कहीं भी सामने वाला एक ऑफिसर का एक जजमेंट था कि अगर समझो मैं इस प्रकार का बिल्डिंगों को अगर समझो कन्वीनियंस ग्रांट करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग रेगुलराइज होएगा, इस प्रकार का। तो हाई कोर्ट ने ये व्यू लिया कि अगर समझो कि अगर फ्लोर इलीगल है तो भी डीम्ड कन्वीनियंस ग्रांट करने के वजह से तो वो रेगुलराइजेशन तो नहीं होगा। रेगुलराइजेशन करना है तो आपको अपना एप्लीकेशन बीएमसी के पास एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। उसका जो फीस जो है कि अगर समझो रेगुलराइजेशन का फीस है, प्रीमियम भरना है, वो प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम भरने के बाद आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होगा, उसके बाद ही अप्रूवल होने के बाद ही वो लीगलाइज होगा। बराबर, लीगलाइज करने के लिए भी MRTP एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस है। अगर बिल्डिंग इलीगल है तो बट अगर उस कारण की वजह से कोई सोसाइटियों का कन्वीनियंस नकारा जाता था या अगर रिजेक्ट किया जाता था तो वो उस प्रकार की सोसाइटियों को ये उसको भी एक रिलीफ है, हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी। बहुत ही अच्छा रिलीफ मिला हुआ है, जहां पर लोगों ने अपना कोई गलती नहीं किया। लोग खुद थोड़ी अपना फ्लैट बना, किसी बिल्डिंग में अगर एक फ्लैट है तो वहां पर जाके एक टेरेस के ऊपर एक और फ्लैट बना लिया और रहने लगे। हाँ, छोटा मोटा
फ्लैट ओनर्स करते होंगे, ये मेरा ध्यान में आया हुआ है। बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का मैं कंसल्टेंसी करता हूँ तो वहाँ पर पता चला, बट इस प्रकार का कहीं मैंने देखा नहीं है कि यहाँ पर पूरा फ्लोर ही इलीगल फ्लैट ओनर से बना लिया। तो इस प्रकार का तो नहीं बना हुआ है। तो और उस प्रकार का सोसाइटियों को जहाँ पर बिल्डर ने, या अगर समझो कि फ्लोर बांधा और उनके पास कोई अप्रूवल नहीं था, इस प्रकार का फ्लैट सेल हो गए, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा वरदान है। एंड मैं ये जजमेंट शेयर करता हूँ। बिल्कुल, हम तो ये आपके स्क्रीन पे जो दिखा भी देंगे। MSWA के जो मेंबर जो है, इससे जो फायदा ले सकते उनको जो हाँ, मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, वो लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है हाई कोर्ट का। अकॉर्डिंग टू मी आई वेलकम दिस ऑर्डर। एंड बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का ये कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ है, एंड उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा वरदान। और लगभग 1.25 लाख कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र भर में है, जिनको एक राहत मिलेगी। जिन कम से कम मेरे ख्याल से 40% सोसाइटियों का कई कन्वेंस और डीम कन्वेंस का इंतजार। सोसाइटियों का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं, हाँ। जैसा कि डोंबिवली एरिया में मैंने बहुत सारा सोसाइटियों में सुना है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, और कभी कभार बिल्डिंग प्लान भी मिलते नहीं है कुछ कारण की वजह से कि उनके पास नहीं है। आप डीम्ड कन्वेंस के लिए जाना चाहते हो तो बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट, या अगर समझो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सब ये आपको इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन करके ले सकते हो। जब अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, ग्रांट ही नहीं हुआ है, तो इसमें फ्लैट परचेजर का कोई तो उसमें मिस्टेक तो है नहीं। सही बात कि तो वो तो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, स्टेक होल्डर है, उसने कहीं ना कहीं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ऊपर भी अगर बंधन ला दिया तो एक प्रकार का उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। एक बिल्डर ने खुद अपना बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लाके दिया, तो अलग कायदे के अंतर्गत उनको जो रेगुलेट करना चाहिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, नेक्स्ट उनको बिल्डिंग का अप्रूवल नहीं मिलेगा, या इस प्रकार का कोई कायदा होना चाहिए। बट फ्लैट परचेजर को और फर्दर किसी भी प्रकार का, ये मेरा सुझाव है कि बिल्डर का अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, नेक्स्ट बिल्डिंग का उनको अप्रूवल मत दो करके। तो ये मेरा इस प्रकार का, बिकॉज कंप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं आपको एक कायदे का फोर्स रहना चाहिए, तब जाके काम असर करते होगा। हैं। कायदा है तो ही तो तभी तो हम मानते हैं, डिसिप्लिन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर समझो अगर हमारे पास अगर कायदा नहीं रहता था तो और भी बहुत सारे काफी एरर्स होते हैं, काफी इलीगल एक्टिविटीज होती है, या अगर किसी के साथ हम नाइंसाफी करते। कायदा है, इसके लिए हम लोग कायदे का पालन कर रहे हैं और एक समाज में रह रहे हैं, एक अच्छा नागरिक बन करके। अगर नहीं है, कायदा नहीं है, तो हमारा जो बर्ताव भी अलग प्रकार का रहेगा। इस चीज को एक लेके मैंने एक सेंटेंस बताया, मतलब स्टेटमेंट दिया कि अगर बिल्डर को आप पिनलाइज करो कि अगर उन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लाया तो नेक्स्ट बिल्डिंग का मत दो। बिल्कुल, उनको और इस तरह की बहुत सारी करने का एक संविधान से अधिकार दिया हुआ है, वो तो कर ही सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप कायदे का भी पालन करो कि जिस बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाओ। अगर आपको दूसरा बिल्डिंग, तीसरा बिल्डिंग मिला हुआ है तो एडिशनल फ्लोर बांधने का आप कंट्रोल में डालो। इस प्रकार का भी अगर बंधन होगा तो कानून का डर होगा। तो ऐसी बहुत सारी सैकड़ों हजारों बिल्डिंग है मुंबई में जिनका ओसी नहीं है, ओसी नहीं है। इस प्रकार का एक नाम सुनने के लिए, और उनका रीडेवलपमेंट अधर में है। वो लोगों का मतलब उनका जो चार्जेस होता है सर, पानी का, लाइट का, वो एक अलग ही कहानी होती है उनकी। वो कहानी तो वो अलग कहानी होती है, उसको हम वो अलग कवर करते रहते हैं। और भी उनके ऊपर एक बोझा है। लेकिन डीम कन्वेंस को लेकर सर ये एक बहुत जबरदस्त इंसाफ वाला ऑर्डर है। तो जहां पर इस प्रकार का एक व्यू लिया हुआ है कि अगर समझो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है या अगर फ्लोर इलीगल है, तो उसके वजह से डीम्ड कन्वेंस ग्रांट करने की वजह से कहीं भी फ्लोर लीगलाइज नहीं होगा। इस प्रकार का एक व्यू लिया है, एक वेलकमिंग जजमेंट है। वेलकमिंग। तो आप हाउसिंग सोसाइटीज इसका हम इस जो निर्णय का लेकर के वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप ये ऑर्डर भी ले सकते हो, हम शेयर करेंगे हमारे स्क्रीन पे भी, और हमारे नंबर भी शेयर करेंगे ताकि ऑर्डर ले सकें। सर, अगला मेरा सवाल है, लोगों का सवाल है कि जब डीम कन्वेंस के लिए जाया जाता है तो डीम कन्वेंस में क्या
ऑप्शंस है, मतलब डीम कन्वेंस में एक तो डिप्टी रजिस्ट्रार से ऑर्डर मिलता है कि आपको डीम कन्वेंस दिया जा रहा, दूसरा ऑप्शन कंज्यूमर से, सिटी सिविल से। तो लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक सभासद वाली सोसाइटी होती है, 50, 100, 200 मेंबर रहते हैं, उसको एक अकेला आदमी नहीं कर सकते, कमेटी मिलकर नहीं कर सकती, उस पर भी प्रेशर होता है, उस पर भी जवाबदेही होती कि जिम्मेदारी मेरी। तो कहीं कोटेशन ज़्यादा मिलता, कहीं ज़्यादा मिलता, कहाँ एक्सेस किधर इजी है डीम कन्वेंस के लिए और कहाँ खर्च कम है और कहाँ कम टाइम लगता है। देखिए, मेरे तजुर्बा ऐसा है कि कोई सोसाइटी ने 40 साल निकाला हुआ है कन्वेंस को लेने के लिए, कोई सोसाइटी का 5 साल के अंदर कंसेंट भी हुआ है, बराबर, वो कोर्ट में गए थे, 1986 में कोर्ट में कोई गई थी, कोई 2005 में सोसाइटी कोर्ट में गई थी। इस प्रकार के भी हमारे पास क्लाइंट है और उनको समय लगा हुआ है। कोई भी अगर ये करने में समय लगा हुआ है कोर्ट में जाने के बाद, अब ये वो कोर्ट का प्रोसेस है, तो उनके पास नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है। अब 40 साल क्यों लग गया उसका मैं जवाब नहीं दे सकूंगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन, इंटीरियम एप्लीकेशन निकाले होंगे, राइट, तो उधर समय ज़्यादा लगा रहेगा। और उसके बाद ऑर्डर पास हुआ है, सोसाइटी को कन्वेंस देना चाहिए करके, दोनों केस के आफ्टर 40 इयर्स। यस, 40 इयर्स, समय तो ज़्यादा 40 इयर्स तो एक रीडेवलपमेंट की एक जर्नी होती है, एक व्यक्ति का जीवन होता है बड़ा, और उसमें टाइम न्याय मिलता तो न्याय लेट मिलता हूँ, लेकिन कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे हम इस प्रकार का किसी का टीका नहीं कर सकेंगे। और सर वहां पर समय ज्यादा लग गया, डेप्यूटी रजिस्ट्रार अब ये जो है ये विषय आपका क्वेश्चन था कि वहां पर समय या पैसे का खर्चा, राइट, ये एंटायरली डिपेंड अपॉन द हाउसिंग सोसाइटीज। उनका जनरल बॉडी तय करेगी कि हमें कंज्यूमर कोर्ट में जाना है या अगर समझो हमें सिविल कोर्ट में जाना है। और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बिल्डर से बहुत सारा पैसा आना बाकी है, हाल ही में बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर 10 जगह पर जाने से अच्छा एक ही कोर्ट में चले जाओ, बराबर, कि फ्लैट परचेजर का एडवांस मेंटेनेंस लिया था 2 से 2.5 लाख रुपया और उसमें उन्होंने उसका हिसाब किताब दिया नहीं है, या अगर फ्लैट परचेजर को लग रहा है कि हमारा 1 लाख रुपया, 100 फ्लैट है, 1 करोड़ रुपया उनके पास पेंडिंग में है, तो वो लेना है, कन्वीनियंस लेना है, या अगर कोई और भी उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर एग्री किया था, बहुत सारी चीज किया नहीं है, तो उनको लगता है कि उनका केस फिट केस है सिटी सिविल कोर्ट में जाने के लिए, तो वो सिटी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। या अगर समझो सिटी सिविल में कोर्ट में जो जा सकता है, कन्वेंस भी ऐड कर सकते हैं सर, कन्वेंस ऐड कर सकते हैं। या अगर समझो उनको लगता है ये 5 हमारा 5 मुद्दा है, उसमें से एक डीम्ड कन्वेंस है, 4 मुद्दा हम सिटी सिविल कोर्ट में जाएंगे और एक मुद्दा डीम्ड कन्वेंस लेना है, वो हम कन्वेंस में डीम्ड कन्वेंस में जाएंगे, तो इट इज देयर डिसीजन। तो वो 2 अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। अगर लगता है नहीं है सोसाइटी को सिविल कोर्ट में ज्यादा समय लगता है कि हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, वहां पर 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में होना चाहिए, तो वो जा सकते हैं। या अगर समझो कंज्यूमर कोर्ट में या अगर सिविल कोर्ट में जाने में से हमारा पैसे का खर्च कम है, डीम्ड कन्वेंस में जाते हैं तो थोड़ा हमारा खर्चा ज्यादा हो सकता है, तो वो एंटायरली उनका डिसीजन, बराबर, सोसाइटी उनका डिसीजन है। अगर मैं इतना ही बोल सकता हूँ, डीम्ड कन्वेंस शायद ज्यादा नहीं, तो थोड़ा सर आपने जैसे सिटी सिविल बता दिया, कंसल्टेंट का फीस आपने कंज्यूमर बता दिया, यस, कंज्यूमर बता दिया, सिटी सिविल बोला सर। डिप्टी रजिस्ट्रार जो ऑर्डर करता है डीम कन्वेंस के, उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता है सर? ऐसा जैसे 40 साल तो नहीं लगता होगा? मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल रोजी पिक्चर नहीं दिखाता हूँ, मतलब वही जो 1.5 से 2 साल के अंदर होना चाहिए, प्रोवाइडेड हर एक मेंबर ने अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है और ऑल सोसाइटीज का डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल है। कि लैंड रिकॉर्ड्स में भी बहुत सारे मिस्टेक्स रहते हैं, कभी कभार प्रॉपर्टी कार्ड ही सोसाइटी का नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी कार्ड या अगर समझो बंद हुआ रहता है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। तो अगर समझो सही समय पर डॉक्यूमेंट सही मिल गया, मेंबर ने भी अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, तो अगर उसको 1.5 से 2 साल के अंदर कर सकते हैं। अगर समझो कॉर्पोरेशन में है 3 से 6 महीने के अंदर भी किया है। अब हाल ही में नया सोसाइटी बनी है, जैसा कि 2000 पुराने लोगों का स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ नहीं रहता, 1985 में 86 में सोसाइटीज जो बने हैं या 85 का पहले का, तो उसमें बहुत सारे सोसाइटी उनका स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है मेंबर ने। तो आज हर एक एग्रीमेंट बाकायदा रजिस्टर हो रहा है, रजिस्टर लोगों में जानकारी है कि नहीं है, मुझे मैं अगर फ्लैट खरीदी कर रहा हूँ तो मुझे उसको रजिस्टर करना जरूरी है, तो वो लोग रजिस्टर करते ही हैं। और ये समय समय पे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अभय योजना भी लाती है, जिसमें हर एक जन ने स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्टर किया है, तो उनका 1.5 से कभी कभार 1.5 साल के अंदर भी हो चुका है। और इसीलिए सरकार सपोर्ट करती है कि ये सब चीजें ज्यादा हो, अभय योजना लेके आती है, स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हो आप उसमें, अभय योजना एंड पेनल्टी बच जाती है आपकी। यस,
अगर समझो कोई भी अगर लैंड ओनर बिल्डर को अग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर से अग्रीव्ड है, दे कैन ऑलवेज गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, वो चैलेंज कर सकते हैं। या अगर उनको लगता है कि उनका फिट केस है टू गो टू सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। वो उनके पास ऑप्शन है डिप्टी रजिस्ट्रार के अगेंस्ट, मतलब डीम्ड कन्वेंस। अब डीम्ड कन्वेंस में आने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि 99% सोसाइटियों को कन्वेंस मिला हुआ है। शायद 1% सोसाइटियों को कुछ आगे पीछे हुआ रहेगा, बट जो आई मीन परसेंटेज ऑफ गेटिंग द कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस आने के बाद ज्यादा हुआ है। डिप्टी थ्रू डिप्टी रजिस्ट्रार डीम्ड कन्वेंस, हाँ डीम्ड कन्वेंस जो है ज्यादा सोसाइटियों को मिला हुआ है। डीम्ड का मतलब ही होता है कि आपको कन्वेंस मान लिया गया है, और वो जो अथॉरिटी है डिप्टी रजिस्ट्रार सहकार विभाग का एक बड़ी पोजीशन, वो आपको इसलिए कानून बनाया कि सिटी सिविल कोड और ये आपका हाई कोर्ट और यहाँ पर कंज्यूमर, यहाँ पे जो 40 साल बीत जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है, लोगों के जीवन पर, उसकी बिल्डिंग पर असर पड़ता है, वो देर ना हो, वो टाइम ना लगे। और वो क्योंकि मैंने वो प्रावधान मैंने आपको बताया कि शल कन्वे हाउसिंग सोसाइटी को देना ही चाहिए। जब देना ही चाहिए तो ये कायदे का एक उसको एक चांस ऑफ हियरिंग दे दो, तो उसको कंसिडर करते हुए उनको एक डीम्ड कन्वेंस का एक नया प्रावधान ला दिया और एक फास्टेस्ट रेमेडी ला दिया। और इसमें हजारों सोसाइटी को इसमें कन्वेंस डीम्ड कन्वेंस ले रही हैं और वो अपने रीडेवलपमेंट में जा रही हैं। सर, आपकी टीम मतलब प्रभु एसोसिएट ने डीम्ड कन्वेंस के कितने मुंबई और महाराष्ट्र में डन किए केस सक्सेसफुली, और क्या लोगों को कहना चाहेंगे सर आप? मुझे तो लगता है प्रभु साहब का नेतृत्व के अंदर मोर देन हजारों सोसाइटियों का कन्वेंस हो चुका है। बराबर, हमारा 2-3 ऑफिस में से 1000 के ऊपर सोसाइटियों का कन्वेंस किया है। और मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो भी सोसाइटी अगर कन्वेंस करना चाहते हैं, अगर पेंडिंग कन्वेंस है और ज़्यादा लिटिगेशन वगैरह नहीं है, तो आप डीम्ड कन्वेंस में जाओ, आपका आसानी से हो जाता है। बिल्कुल, डीम्ड कन्वेंस 1.5 से 2 साल के अंदर। 1.5 से 2 साल। लोगों के पास आज पेशेंस नहीं है। कोई भी अगर एक काम होना चाहिए, अगर उसको टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर आप टाइम लिमिट के अंदर एक बाउंडन आई मीन टाइम के अंदर होना चाहते तो, और आपको कंसल्टेंट भी प्रॉपर मिलना चाहिए, जो आपको टाइम पे फिल करके फॉर्मेलिटीज करके वो टाइम नहीं लगता। राइट, कंसल्टेंट भी टाइम प्रॉपर मिलना चाहिए। कंसल्टेंट भी प्रॉपर मिलना चाहिए, बराबर। डॉक्यूमेंट्स भी जगह पर मिलना चाहिए, एंड लोगों का, सोसाइटी मेंबर्स का भी सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके ये एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और वो पार करने के बाद आपका जो रीडेवलपमेंट का सपना, नए घर का सपना, ज़्यादा बड़ा घर मिले तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये ऑर्डर भी यदि आपको चाहिए तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस ग्रुप में नहीं है, हम लोग जो लाइव शो करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, यदि वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ऐड होने के लिए मेरे नंबर पर नाम और अपनी सिटी का नाम भेजें, मैं आपको ऐड कर लूँगा। मुंबई में हो, महाराष्ट्र में, कहीं भी हो, आप वो अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। हमारे इस इनिशिएटिव जो हम लोग चालू कर रहे हैं, अपना सेमिनार काफ़ी सारे हम लोग करते हैं। हाल ही में 12 जनवरी को सेमिनार है रोटरी में, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। रेगुलर एवरी सैटरडे 12 नून को हम हाजिर होते हैं लाइव शो को लेके। एज ए अलग अलग हस्ती एक्सपर्ट आपको बताती है, अवेयर करती है, एजुकेट करती है अपने ज्ञान के जरिए। तो आप मेरे नंबर नोट करें 9920378133। सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त। नंबर हम शेयर भी कर देंगे आपको। और डीम्ड कन्वेंस और तमाम विषय के लिए प्रभु एसोसिएट से रमेश प्रभु जी की टीम से, और रमेश प्रभु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डीम्ड कन्वेंस के लिए बहुत लड़ाई लड़े, फाइट किए, सरकार को ड्राफ्ट करके दिया, और वो कानून 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ, बन और रूल फ्रेम करने में भी वो मेंबर थे, कमेटी मेंबर थे। और 2004-05 से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, आज़ाद मैदान सब सरकार से, और एजिटेशन किया, जब जाके ये कानून आया। तो उनकी बड़ी मेहनत है और वो एक्सपर्ट हैं। और मैंने सुना है कि वो कभी कभी बोलते हैं कि यदि ऑर्डर नहीं मिला तो फीस जो आपकी होगी वो रिटर्न, इस तरह का भी चीज़ होता है सर? नहीं, कहीं अगर समझो कोई भी कारण की वजह से नेगेटिव ऑर्डर मिला हुआ है तो वहाँ पर हमने समझ के आई मीन उस प्रकार से पहले अंडरस्टैंडिंग, अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है समझ के ही फिर हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही नहीं, हाउसिंग गुरु उनको कहते हैं, और वो जिस फील्ड में हैं, और वो ड्राफ्टिंग, सरकार उनसे अपना महत्वपूर्ण जो सुझाव है, एडवाइस है, ड्राफ्टिंग है, वो लेती है। तो निश्चित ही हाउसिंग में ऐसे लोग होंगे तो हाउसिंग सोसाइटी का और तमाम लोगों का भला होगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा सर, स्क्रॉल में हम नंबर दिखाएंगे आपका, हमारे महासेवा
ऑफिस का नंबर, आप सर से बात कर सकते हैं, एडवोकेट नरेश भाई से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डीम कन्वेंस के कुछ मैटर है और उनके जो डीम कन्वेंस को हैंडल करते हैं आपके हाउसिंग सोसाइटी में आगे मिस्टर शशि आचार्य, उनका भी नंबर हम स्क्रॉल में दिखा रहे हैं। आप उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या महासेवा के ऑफिस लेकर के बिल्कुल अपॉइंटमेंट लें शशि आचार्य जी से, या एडवोकेट नरेश भाई से मिलना है तो उनके ऑफिस का नंबर है, रिसेप्शनिस्ट को नंबर, आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तो आपको वो प्रॉपर एक एडवाइस दे सकेंगे कि कैसे आपका काम, लेके आ जाएंगे तो ज़्यादा सलाह दे सकते हैं, ज़्यादा सलाह दे सकते हैं कि आगे का काम आपका फास्ट हो सके। तो ये था हमारा एक आज का सिलसिला एपिसोड प्रभु से खास बात 206। तो हमें और आगे ऐसे ही लाइक वीडियो करते, कमेंट्स करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे वीडियो शेयर करें ताकि लोग अवेयर हों, एजुकेट हों। अरे सर, आप प्लेटफॉर्म पे आए, फिर से एक बार आते रहेंगे, आपको फिर से लाते रहेंगे और लोगों को अवेयर और एजुकेट करते रहेंगे। आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।